स्वदेशी चौपाल के 20वें दिन में स्वदेशी प्रेमियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और मेरे अनेक प्रणाम। लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए होम क्वारंटाइन, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग का परिपालन करते हुए आपने प्रत्येक दिवस अपराह्न 4 बजे से 5 बजे तक स्वदेशी चौपाल के सामाजिक संवाद को में अपनी सहभागिता निभाई है और इस कार्यक्रम को एक नवीन ऊंचाई और गरिमा दी है। आपकी अभिप्रेरणा से स्वदेशी चौपाल स्वदेशी चैनल का स्वरूप और आकार ग्रहण करेगा, इसकी प्रत्याशा निरंतर बढ़ती जा रही है। इस चैनल से खेती, किसानी, बागवानी, डेयरी, कुटीर उद्योग, देसी चिकित्सा जैसे विविध विषयों पर संवाद निरंतरता में बना रहेगा। बंधुओं, भगिनियों, स्वदेशी चौपाल एवं भविष्य के स्वदेशी चैनल के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव प्रेषित कर हमारा उत्साह बढ़ाएंगे, इसकी हम स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से, पूर्वी उत्तर प्रदेश के तरफ से हम अपेक्षा और आशा करते हैं। आज के विषय का हम प्रारंभ करें उसके पूर्व स्वदेशी जागरण मंच पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रीय विचार प्रमुख श्रीमान अजय जी के निर्देशन में मैं कुछ संसूचनाएं आप तक पहुंचाने का सदप्रयास करूंगा। हमें स्वदेशी को स्वीकार्य एवं अंगीकार करना है एवं चीन की वस्तुओं का बहिष्कार करना है। इस सामाजिक परिवर्तन, स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है। इस आंदोलन का समारंभ पूर्वी उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है। 8929208080 पर एक मिस्ड कॉल का कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें अब तक 32,000 सहभागिता सुनिश्चित कर पूर्वी उत्तर प्रदेश स्वदेशी जागरण मंच के अपने आंदोलन में अग्रणी स्थान प्राप्त कर लिया है। इसी संदर्भ में एक संसूचना अत्यंत प्रसन्नता के साथ आपको प्रेषित करना है कि ब्लू जीन्स ऐप, यह चाइनीज ऐप नहीं है, यह विशुद्ध भारतीय ऐप है। इस पर प्रतिदिन 11 बजे कार्यकर्ताओं की बैठक आहूत की गई है और प्रत्येक जिले के कार्यकर्ता एक दिवस इस ऐप के माध्यम से अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करेंगे। इस महत्वपूर्ण संसूचना के बाद, जैसा कि आपको पूर्व में सूचित किया गया है, मैं अपने विषय पर आता हूं। मेरा परिचय आप जानते हैं, इसका प्रसारण पूर्व में हो चुका है। आज का विषय है सहभागी जनतंत्र और स्वदेशी। सहभागी जनतंत्र और स्वदेशी का संबंध अन्योनाश्रित है, अर्थात एक दूसरे पर आधारित है। हम बिना स्वदेशी के जनतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते और जनतंत्र बिना सहभागिता के सफलता से संचालित नहीं हो सकता। जनतंत्र अगर परिभाषिक शब्दावली से में कहें या उसको समझने का सदप्रयास करें तो जन माने जनता और तंत्र माने शासन व्यवस्था।
एक ऐसी प्रशासनिक प्रणाली जिसका आधार जनता है, जिसका संचालक सूत्र जनता है, जिसका सूत्रपात जनता द्वारा होता है, जिसका प्रणयन जनता द्वारा होता है, जिसका शिल्प जनता द्वारा किया जाता है, इस प्रकार की प्रशासनिक प्रणाली को हम जनतंत्र कहते हैं। और जनतंत्र बिना सहभागिता के सफलता तक अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं करता है। भारत में जनतंत्र का एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और संदर्भ है। प्राचीन काल से अगर हम वैदिक काल को देखें और सूत्रों के काल को देखें, अर्थशास्त्र की परंपरा को देखें, महाकाव्यों की परंपरा को देखें, तो यहाँ पर हमें जनतंत्र का स्वरूप दिखाई देता है। अगर हम बहुत आसान शब्दों में कहें कि जनतंत्र क्या है, तो जनतंत्र लोकतंत्र के विपरीत अवधारणा है। जनतंत्र राजतंत्र के विपरीत अवधारणा है। राजतंत्र में विबाध्यता है, व्यवस्था है कि राजा का पुत्र ही राजा होगा, लेकिन लोकतंत्र में जनता की इच्छा से राजा का निर्माण होगा, जन आकांक्षाओं से प्रशासन का निर्माण होगा, जन इच्छा से जन आशाओं की परिपूर्ति करने वाले लोग जनतंत्र में अपने प्रशासक का निर्माण करेंगे। और आसान शब्दों में कहें तो जनतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें एक संपन्न व्यक्ति की वोट की कीमत, एक उद्योगपति के वोट की कीमत, एक आर्थिक रूप से अत्यंत समृद्ध व्यक्ति की वोट की कीमत और एक सबसे विपन्न व्यक्ति के वोट की कीमत जब एक हो जाती है तो उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन लोकतंत्र का यह स्वरूप पाश्चात्य है। लोकतंत्र की यह परंपरा पाश्चात्य परंपरा है, यह प्रारूप पाश्चात्य है, पश्चिमी देशों की देन है। भारत का जनतंत्र सहभागिता पर आधारित है, समन्वय पर आधारित है, सद्भाव पर आधारित है, पारस्परिक सहयोग पर आधारित है। यह पारस्परिक सहयोग पर इसलिए आधारित है कि सहजीवन, सह अस्तित्व के साथ भारत ने अपनी सभ्यता के उत्कर्ष के साथ जब सभ्यता का परिमार्जन होता है और संस्कृति का परिनिर्माण होता है, तो भारत अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाता है। उसमें जनतंत्र के मूल्य प्रतिस्थापित होते हैं। ऋग्वैदिक काल में विदथि और सभा नामक दो संस्थाएं थी। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य कहते हैं कि राजा को ब्राह्मणों से, गूढ़ पुरुषों से, विद्वानों से परामर्श करना चाहिए। यह परामर्श कैसा है, इस विषय पर, इस तथ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह परामर्श समाज के विभिन्न वर्गों से आता है। ब्राह्मण जाति नहीं वर्ण है, और वर्ण भारत में वर्ण व्यवस्था योग्यता आधारित है। गूढ़ मनुष्य या गूढ़ पुरुष समाज के वे वयोवृद्ध लोग हैं जिनके पास अनुभव की विशाल थाती है, उनके पास अगाध ऐतिहासिक अनुभव और उस इतिहास का बोध है। ऐसे व्यक्ति जब राजा को परामर्श देंगे तो राजा सन्मार्ग पर प्रेरित होगा। इसी की अभिलाषा मनु महाराज ने की थी अपने मनुष्य स्मृति में। तो भारत अनादिकाल से जनतांत्रिक देश रहा है। कुशीनारा के मल्ल वज्जी गणराज्य प्राचीन काल में लोकतंत्र के जीवंत उदाहरण हैं। उस कालखंड में मतदान की प्रक्रिया होती थी। मतदान भी गुप्त मतदान, जिसे गूढ़क कहा जाता था। प्रकट जो मतदान होता था उसे हम विवृतक मतदान कहते थे। संकर्ण
जलपलक मतदान की एक विधि होती थी, जिसमें सलाका ग्राहक के कानों में जो उस समय के चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, उस कालखंड में भी चुनाव आयुक्त की परिकल्पना थी। हमारे देश में लोकतंत्र की एक गौरवशाली परंपरा थी। सुव्यवस्थित शासन संचालन के लिए अनेक मंत्रालयों का भी निर्माण किया गया था, जिसमें जनगणना का मंत्रालय था, रक्षा का मंत्रालय था, जिस पर विस्तृत परिचर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हम सहभागी लोकतंत्र को समझने का सत्प्रयास करेंगे और उसका स्वदेशी से किस प्रकार समीकरण प्रतिस्थापित होता है। भारत में प्राचीन लोकतंत्र अपनी यात्रा करते हुए यात्रा यूं कहें कि प्राचीन भारत का लोकतंत्र और राजतंत्र एक दूसरे का सम्मिश्रण था, एक दूसरे के पर्याय थे, लेकिन उसमें समन्वय की अद्भुत क्षमता थी। राजा निरंकुश नहीं होता था। राजा की निरंकुशता पर महाभारत में के शांति पर्व में परिचर्चा की गई है, कौटिल्य ने परिचर्चा की है, मनु महाराज ने परिचर्चा की है। राजा पर पर्याप्त नियंत्रण स्थापित होता था। इसका सीधा सा अर्थ है कि वह राजतंत्र भी सांस्कृतिक मूल्यों से अभिप्रेरित था। इसलिए उसमें लोकतंत्र का अंकुरण प्रथम दृष्टया दृष्टिगोचर होता है या दिखाई देता है। कालांतर में जब हमारी यात्रा आगे बढ़ती है तो यात्रा के पड़ाव में हम एक लंबा कालखंड जो 712 से लेके और औपनिवेशिक शासन काल की प्रतिस्थापना तक एक अंधेरे का कालखंड है, एक घने तिमिर का कालखंड है, जिसमें लोकतंत्र सुषुप्त हो जाता है। लोकतंत्र को जीवंतता मिलती है भारतीय स्वतंत्रता के मुक्ति संग्राम में। भारतीय स्वतंत्रता का मुक्ति संग्राम अगर हम पूर्णतः या प्रत्यक्षतः लोकतांत्रिक नहीं कह सकते हैं, तो प्रच्छन्न रूप से हम कह सकते हैं या अस्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि वह कालखंड सहभागिता के माध्यम से लोकतंत्र की ओर बढ़ता हुआ कदम था। सहभागी लोकतंत्र का मूल तत्व है या मूल उसका अर्थ और मंतव्य है कि किस अनुपात और मात्रा में जनता उसमें सहभागिता का समावेश करती है या जनता उसमें क्रियात्मक, रचनात्मक और गत्यात्मक सहयोग प्रदान करती है। स्वतंत्रता के मुक्ति संग्राम को देखें तो उसमें सहभागी लोकतंत्र का कुछ दिग्दर्शन होता है, कुछ दर्शन होता है। सहभागी लोकतंत्र संवर्धित होता है या उसमें वृद्धि होती है कि जनता उसमें कितनी अपनी सकारात्मक भूमिका निभाती है। 1960 में विश्व के पश्चिमी भाग में सहभागी लोकतंत्र की अवधारणा का सूत्रपात होता है। 1955 में उस समय तत्कालीन कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और अवाडी कांग्रेस में समाजवादी लोकतंत्र या समाजवादी शब्द का अनुप्रयोग करती है और समाजवाद पक्ष बनाती है और उसका नाम दिया जाता है लोकतांत्रिक समाजवाद। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद या भारत में जितने प्रकार के प्रचलित लोकतंत्र के माध्यम से अपने ध्येय और उद्देश्य के प्राप्ति करने वाले लोग थे, उनका मूल स्वरूप पाश्चात्य लोकतंत्र पर ही आधारित था। एक कसमसाहट थी लोक और तंत्र में एक बिलगाव था। लोक के मन का परिष्कार नहीं हो रहा था। 15 अगस्त 1947 में भारत ने अपनी जनसंप्रभुता की उद्घोषणा की। 26 जनवरी 1950
भारतीय संविधान के प्रारंभ की तिथि है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 394 में कहा गया है, इसकी अभिव्यक्ति की गई है, उसका प्रकटीकरण किया गया है। और उस तिथि से भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व गणराज्य के रूप में विश्व के पटल पर उभर करके सामने आता था। पूरा विश्व देख रहा था कि भारत लोकतंत्र का किस प्रकार प्रयोग करेगा, क्योंकि भारत का अतीत अत्यंत समृद्ध था। इसका अतीत गौरवशाली है। तो भारत के मुक्तांगन में, भारतीय गणराज्य के मुक्तांगन में 1952 में लोकतंत्र का शिशु घुटने के बल पर चलना प्रारंभ करता है। यह भारत में लोकतंत्र की एक उद्घोषणा थी। राजतंत्र का पटाक्षेप हो गया था, उसका समापन हो चुका था, उसका अवसान हो चुका था और लोकतंत्र का समारंभ हो गया था। यह एक नया सूर्योदय था, एक नई लालिमा थी, एक नई प्रसन्नता थी कि भारत ने एक नए तरह की शासन पद्धति का परिनिर्माण किया है। मैं इस स्थल पर कहूँगा कि ज्ञात भारत के इतिहास में 2 संविधान हैं, अतीत से और वर्तमान के समीकरण को समीकृत करने के लिए। एक संविधान मनु महाराज का है, जिसे हम मनुस्मृति कहते हैं, बहुत से लोग उसे गाली भी देते हैं, लेकिन हमारा वो प्रारंभिक संविधान था। उसके पहले भी वो विधिवत एक कोडिफिकेशन के कोड के रूप में आया हुआ संविधान था। उसके पहले ऋग्वेद भी संहिता है, संविधान ही है। लेकिन मनु के संविधान से लेकर अंबेडकर के संविधान तक अगर हम सूक्ष्म विश्लेषण करें, इस यात्रा का परीक्षण और पर्यवेक्षण करें, तो एक तथ्य निर्विवाद रूप से सामने आता है कि उसकी मूल अभिप्रेरणा शक्ति स्वदेशी रही। अब जनतंत्र, सहभागी जनतंत्र या सहभागी लोकतंत्र या जनता की सहभागिता लोकतंत्र में और स्वदेशी का समीकरण क्या है? स्वदेशी आधुनिक युग में केवल स्वतंत्रता के कालखंड में, हम स्मरण कराएंगे आपको 1905 का बंग भंग आंदोलन, बंग भंग के बाद बंग भंग के परिणाम स्वरूप या उसकी अभिप्रेरणा से स्वदेशी आंदोलन का समारंभ होता है। लेकिन मेरी दृष्टि में और भारत की जो अनादि सांस्कृतिक सनातन दृष्टि है, जो भारत का सांस्कृतिक अधिष्ठान है, उस पर अगर हम विहंगम दृष्टि डालें, उसके इतिहास का विश्लेषण करें और औपनिवेशिक या पाश्चात्य ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं, तो स्वदेशी की अवधारणा चिर शाश्वत, कभी न मरने वाली अवधारणा है और निरंतरता में प्रवाहित होने वाली अवधारणा है। मैं निरंतर शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि भारत में इस भूखंड पर जो आज सिमट के कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक सीमित है, इसकी जो सांस्कृतिक विरासत है, इसकी जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, वह स्वदेशी है। स्वदेशी इन अर्थों में कि भारत ने अपनी जीवन शैली निर्धारित की, जब अपनी सभ्यता को परिमार्जित करके संस्कृति में परिवर्तित किया, तो जो उसके उदात्त मूल्य हुए, वो मूल्य चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, नीति के क्षेत्र में, नैतिकता के क्षेत्र में, और जो उसने राजनीति बनाई और जो लोकतांत्रिक मूल्य दिया, राजनीति नए धातु से उत्पन्न हुई एक अवधारणा। नए का अर्थ है ले जाना, किस ओर ले जाना? सन्मार्ग की ओर ले जाना। तो हमारा जो सांस्कृतिक मूल्य है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है और भारत की का जो सांस्कृतिक अधिष्ठान है, वही स्वदेशी है। हमने नदियों की आराधना प्रारंभ की, पीपल वृक्ष के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। यह सब कुल मिला के एक हमारी जीवन शैली प्रारंभ होती है और वो जीवन शैली सह अस्तित्व पर आधारित है। मेरा अस्तित्व और तुम्हारा अस्तित्व विलगित नहीं है, यहाँ मनुष्य की खोज होती है। विश्व के किसी सभ्यता और संस्कृति में मनुष्य की खोज नहीं हुई है। विश्व के किसी संस्कृति ने नहीं बताया, विश्व के किसी धर्म ने नहीं बताया
कि मनुष्य क्या है। हमने बताया, हमने अनुसंधान किया मानव का, और हमने बताया कि मनुष्य जीव का, उस ब्रह्म का ही अंश है। अहम ब्रह्मास्मि, यह अनुसंधान। और अहम ब्रह्मास्मि, उस ब्रह्म का समीकरण, व्यक्ति से ब्रह्म का समीकरण स्थापित करना और व्यक्ति से और ब्रह्म का तादात्म्य स्थापित करना, अपने आत्मा का परिष्कार करना, यह हमारी स्वदेशी, वह हमारे स्वदेशी जीवन मूल्य थे। ये राजनीति के क्षेत्र में हमारा स्वदेशी था कि तुम भी जीवित रहो, हम भी जीवित रहें। भूखे को भोजन देना, भोजन किस मात्रा और अनुपात में करना, इसकी प्रकृति को निर्धारित करना, इसके लिए वेद और आयुर्वेद का प्रणयन, चिकित्सा पद्धति का अनुसंधान, कितना राजस्व राजा ग्रहण करेगा, इस कर का निर्धारण, राजस्व के लिए राजा पर अपेक्षित प्रतिबंध और प्रतिरोध स्थापित करना कि राजा कहीं निरंकुश न हो, ये हमारा स्वदेशी जीवन मूल्य था। वहीं से जनतंत्र का पाठ निकलता है, वहीं से जनतंत्र का अंकुरण प्रतिस्फुटित होता है। तो हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठान थे, हमारे संस्कृति के मूल्यों में यत्र तत्र जनतंत्र के गहरे मूल्य दिखाई देते हैं। लेकिन हमारी यात्रा जब आगे बढ़ती है तो हम कुछ मार्ग से भटके हुए दिखाई देते हैं, हमारा पथ विचलन होता है। और मनु महाराज की संविधान से निकल करके जब हम जन संप्रभुता की प्राप्ति करते हैं और अपना संविधान बनाते हैं, तो हम अपने लोकतंत्र को पाश्चात्य स्वरूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन उसकी अंतरात्मा, उसका गूढ़ रहस्य, उसका सूक्ष्म तत्व वही सनातन तत्व है। हमारी संविधान सभा ने जब हमारे संविधान का परिनिर्माण किया और लोकतंत्र की प्रतिस्थापना की, तो समरसता के उन, समानता नहीं, समरसता के उन समस्त बिंदुओं को प्रतिस्थापित कर दिया। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि मनु के संविधान में अंबेडकर के लिए स्थान उस मात्रा और अनुपात में नहीं था, लेकिन अंबेडकर के संविधान में मनु के लिए स्थान भी था और समादर भी था। ये हमारी स्वदेशी की अवधारणा के आधार पर ही परिनिश्चित हुआ है, क्योंकि यह समरसता की संस्कृति है। और जब दुनिया समानता सिखा रही थी तो राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी ने कहा था कि सामाजिक समानता से जरूरी है सामाजिक समरसता। आज हमारे लोकतंत्र की जितनी विकृतियां हैं, लोकतंत्र की विकृतियों की चर्चा करें तो सम्मोहन और चलचल आकर्षण का जनतंत्र, एक लंबे कालखंड तक एक ही पार्टी सत्ता में बनी रही, सत्ता का सम्मोहन, और उस सम्मोहन में जनतंत्र घूमता रहा। एक समय तक यह भी नारा दिया गया कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। नेहरू का करिश्मेटिक व्यक्तित्व, करिश्माई व्यक्तित्व, उसमें बहुत से लोकतंत्र के स्वदेशी मूल्य तिरोहित हो गए, जिससे सहभागिता सुनिश्चित नहीं हो पाई। यह हमारे लोकतंत्र का पथ विचलन था। लोकतंत्र जब जब पथ विचलित हुआ है तो इस देश पर अनेक प्रकार के संकट आए हैं। 25 जून 1975, जून का महीना, ये मई चल रहा है और जून का पदार्पण होने वाला है। वो 25 जून का दिवस था जब भारत पर आपातकाल अधिरोपित किया गया था। लोकतंत्र गहरे संकट में था, लेकिन उस गहरे संकट के विछोह से भारत बाहर निकलता है और दृढ़ता से बाहर निकलता है। और लोकतंत्र की जड़ें भारत में मजबूत थी, वो तात्कालिकता नहीं थी, वो स्वदेशी की अवधारणा थी जो सुसुप्त हुई थी, और जब जागृत हुई तो लोकतंत्र और मजबूत होकर निकला। और उत्तर भारत में वह पार्टी जो सत्तारूढ़ थी, और सुषमा स्वराज जी के शब्दों में कहें तो जब सदन का चित्र उन्होंने उकेरा था तो उन्होंने कहा था 1996 में लोकसभा में अपना व्याख्यान देते हुए सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि सदन का चित्र बदल गया है, आज एकजुट विपक्ष और बिखरी हुई सरकार है।
यह संकेत था कि एक दल का जो आधिपत्य था वो धाराशायी हो गया था। लोकतंत्र पर जो ग्रहण था वो उसका अवसान हो गया था। हमें पहली बार लोकतंत्र में सहभागिता दिखाई दी। स्वेच्छया शतः स्फूर्त ढंग से भारत को भारत की ओर ले चलने के लिए, भारत की भारतीयता को सुरक्षित करने के लिए सभी लोगों ने अपने प्राणों की बाजी लगाई। कितने लोग जेलों में बंद हुए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध आरोपित किया गया, लेकिन वह स्वदेशी की ही अभिप्रेरणा थी, वह भारतीयता की ही की प्रणय शक्ति थी, प्राण शक्ति थी कि भारत का जनतंत्र गहरे अंधेरे से निकल के बाहर आया। लेकिन उस कालखंड का अगर हम सूक्ष्म विश्लेषण करें तो यह तथ्य यह भी बताता है कि भारत में जनतंत्र वेस्टमिनिस्टर सिस्टम से की दीक्षा से प्राप्त नहीं हुआ है। भारत की जनतंत्र की दीक्षा उसकी आत्मशक्ति है, उसकी अभिप्रेरणा शक्ति है, उसका सांस्कृतिककरण है, वो संस्कृति से अभिप्रेरित है। बिना सांस्कृतिक मूल्यों से हम जनतंत्र को सन्मार्ग पर प्रेरित नहीं कर सकते। भारतीय लोकतंत्र में सहभागिता और स्वदेशी के अगर प्रारूप को देखें और इसको समझने का प्रयास करें तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जो लोकतांत्रिक चुनाव हुए वो पहला आम चुनाव औपनिवेशिक शासनकाल के खंड में हुआ 1937 में। 1937 में औपनिवेशिक शासन ने भारत को प्रांतीय स्तर पर चुनाव, भारतीय जनों को प्रांतीय स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई और कहा कि प्रांत में अपने सरकारों का गठन करिए। लेकिन यह प्रयोग कांग्रेस कई स्थानों पर अपने सरकार बनाने में सफल रही, परंतु 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के बाद यह अनुप्रयोग असफल होता है। 1952 का चुनाव, 1957 का चुनाव और इसके बाद के चुनाव को अगर देखें तो मतदान के प्रतिशत के साथ साथ वैचारिक स्तर पर भी वह सहभागिता का चुनाव नहीं था, जन सहभागिता नहीं बढ़ रही थी। उसका मूल कारण था भारत की आर्थिक अधिरचना, क्योंकि हम सहभागिता तो करना चाहते थे, हम सहभागी लोकतंत्र की स्थापना तो करना चाहते थे, हम संवैधानिक रूप से सहभागी लोकतंत्र थे, लेकिन सांस्कृतिक रूप से सहभागी लोकतंत्र की दिशा में अपने कदम नहीं बढ़ा रहे थे। हमारी संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली ब्रिटेन से ली गई थी, जिसे पश्चिम की मंत्रिमंडलीय प्रणाली कहते हैं, और उसी के अनुरूप हम अपने को संचालित करने का सदप्रयास करते रहे। और इसी सदप्रयास के क्रम में 1960 के दशक में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सहकारिता की भावना का विकास किया और सहकारिता को एक प्रशासनिक निर्णय निर्माण का विषय वस्तु बनाया। सहकारिता आंदोलन उस युग में प्रासंगिक हो सकता था क्योंकि कृषि का उन्नयन नहीं हुआ था। हमने अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सहभागी लोकतंत्र की ओर नहीं बढ़ाया था। सहभागी लोकतंत्र का मूल मंत्र है कि प्रबंधन में आम जन की सहभागिता हो, लेकिन आम जन की कोई सहभागिता नहीं थी। नीति निर्माण में जनता की कोई सहभागिता नहीं थी, हम केवल मतदाता थे। और जब भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जो पाश्चात्य अवधारणा है, व्यक्ति को मतदाता मान लिया जाएगा तो प्रशासनिक नीति निर्माण और प्रशासनिक निर्णय निर्माण में मनुष्य ओझल हो जाएगा, मनुष्य विस्मृत हो जाएगा। और यही हुआ।
60 वर्षों का इतिहास, लगभग 60-70 वर्षों का इतिहास भारतीय लोकतंत्र के लिए मनुष्य के विस्मृत करने का इतिहास है। मेरा यह आक्षेप उस सीमा और कठोरता तक नहीं है कि भारत ने किसी प्रकार की उन्नति नहीं की। भारतीय जन पाश्चात्य प्रारूप में ही लोकतंत्र को प्रस्थापित करने का प्रयास करते रहे। राजनीतिक दल भी वैसा ही आचरण करते रहे। मतदाता समझ करके जनता के पास जाते रहे और लोकतंत्र टूटता रहा, लोकतंत्र विकृत होता रहा। जैसे व्यक्ति चलता है तो उसका साया भी, उसकी छाया भी साथ चलती है। जब विकास होता है तो उसका विकास के साथ साथ प्रदूषण भी होता है, और वैसा ही कुछ प्रारूप भारतीय लोकतंत्र के साथ भी हुआ। भारतीय लोकतंत्र में अनेक अपदूषण, अनेक विकृतियां देखने को मिली। जाति का जनतंत्र, जाति का राजनीति में सहभागिता, राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण, जाति अस्मिता के प्रश्न पर मतदान, भ्रष्टाचार और आधुनिक युग में नोटा का अनुप्रयोग और उसकी संभावनाओं की तलाश की जा रही है। यह सब लोकतंत्र की विकृतियां हैं, लोकतंत्र का पथ विचलन है। और इसीलिए पथ विचलन है कि हमने लोकतंत्र में, सहभागी लोकतंत्र की दिशा में उस प्राण शक्ति से लोकतंत्र को आगे नहीं बढ़ाया है। और इसका मूल कारण है कि हमारे राजनीतिक दल राजनीति के सांस्कृतिककरण से घबराते रहे हैं, डरते रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर देखें, भारत में जाति तोड़ो का नारा दिया गया। बाबा साहेब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने जाति तोड़ो समाज जोड़ो का नारा दिया। डॉक्टर लोहिया ने ही ऐसा ही सत्प्रयास किया। इसी तरह लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने जनेऊ तोड़ो का नारा दिया। लेकिन उसको कितनी सफलता मिली, किस अनुपात और मात्रा में सफलता मिली, वह सब कुछ इसलिए विफल हुआ कि इन राजनीतिक सिद्धांतों का, निर्णयों का सांस्कृतिककरण नहीं हो पाया। और जब तक लोकतंत्र में सांस्कृतिककरण नहीं होगा, अर्थात लोक वैधता उसको प्राप्त नहीं होगी, जन स्वीकार्यता उसको प्राप्त नहीं होगी, तब तक लोकतंत्र में ऐसे किसी भी मुद्दे की स्वीकार्यता नहीं होगी। और इसकी विफलता का कारण जन सहभागिता का अभाव है। जन सहभागिता का उत्तरोत्तर वृद्धि केवल सांस्कृतिक उत्प्रेरणा से ही होती है। जब तक हम जनतंत्र का सांस्कृतिककरण नहीं करेंगे, जनतंत्र को संस्कृति की ओर लेके नहीं चलेंगे, हम सांस्कृतिक अधिष्ठान को प्रतिस्थापित नहीं करेंगे, भू सांस्कृतिक अवधारणा का वर्ण नहीं करेंगे, तब तक हम लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र नहीं बना सकते हैं। इसीलिए भारत में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सहकारिता का आंदोलन विफल हुआ। ग्राम पंचायत का स्वप्न साकार नहीं हुआ, जिसका सपना गांधी ने देखा था। स्वावलंबन का, क्योंकि हम एकाकी, सहभागिता को भी एकाकी बनाते चले गए, जबकि यह एक निरंतर प्रक्रिया है और एक प्रोग्रेसिव सीरीज है, एक समानांतर श्रेणी है। व्यक्ति से राष्ट्र तक, व्यक्ति से देश तक, व्यक्ति, परिवार, परिवार के बाद जाति के बाद राष्ट्र और राष्ट्र के बाद सृष्टि। इसमें एक एकात्मकता का भाव है, एकता है। व्यक्ति है तो उसका परिवार है, परिवार है तो उसकी जाति है, जाति है तो उसका राष्ट्र है। और पाश्चात्य प्रारूप का लोकतंत्र
व्यक्ति को विखंडित कर देता है। जाति में विखंडित करते हैं, परिवारों में विखंडित करता है, क्षेत्र में विखंडित करता है, धर्म में विखंडित करता है, जबकि होना चाहिए इसमें समन्वय, पारस्परिक सहयोग। क्योंकि जाति, व्यक्ति, परिवार, जाति, धर्म, राष्ट्र और यह सृष्टि में एक समन्वय है, एक दूसरे पर ये आश्रित हैं, एक दूसरे के परिपूरक हैं। अगर हम इस समीकरण को स्थापित करने में विफल होंगे तब तक हमारे लोकतंत्र का पथ विचलन होगा, लोकतंत्र अपने मार्ग से भटकेगा। और जब जब लोकतंत्र भटकता है तब तक अनेक प्रकार के विक्षोभ और विकृतियां आती हैं, और इन विकृतियों का समाधान हमें स्वदेशी में ही दिखाई देता है। क्योंकि व्यक्ति मतदाता नहीं है, व्यक्ति और परिवार, जाति और राष्ट्र के समीकरण से मनुष्य का निर्माण होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इसी समीकरण को स्थापित करके एकात्म मानव दर्शन की प्रतिस्थापना की थी। उपाध्याय ने कहा था कि हम लोकतंत्र को स्वस्थ तभी बना सकते हैं जब इस एकात्मकता को, इस समन्वय को समझेंगे, और जब तक समन्वय की स्थापना नहीं होगी तब तक विकृतियां बढ़ती जाएंगी, विकृतियां और सघन होती जाएंगी, विकृतियां और कठोर होती जाएंगी। आज कहने में कोई संकोच नहीं है कि राजनीति में अब भी जाति प्रभावित है, राजनीति में अब भी परिवार प्रभावी है, राजनीति में धर्म प्रभावी हो रहा है। क्योंकि हमने इसकी एकात्मकता को, इसके समन्वय को, इसके सहयोग को, इसके पारस्परिक निर्भरता के ताने बाने को तोड़ा है। और जब हम ताने बाने को तोड़ेंगे तब मूल्य विकृत होंगे, तब समाज में संक्रमण होगा, तब हमारी विचार विकृत होंगे, तब लोकतंत्र में नारा लगेगा कि जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी सत्ता में भागीदारी। तब हम भूल जाएंगे कि हम इस लोकतंत्र को, इस राजनीतिक लोकतंत्र को, इस सहभागी लोकतंत्र को अर्थवत्ता कैसे प्रदान करेंगे। बाबा साहब ने कहा था कि इस लोकतंत्र को अर्थवत्ता तभी मिलेगी जब आर्थिक लोकतंत्र आएगा, और आर्थिक लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र से पृथक नहीं है। भारत का विकास शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में बट के नहीं हो सकता है। प्रगति के दो पहिए हैं, और प्रगति के दो पहियों में से एक पहिया गांव का है और एक पहिया शहर का है। और शहर और गांव की इस दूरी को हम इंडिया और भारत में विभाजित करने का प्रयास करेंगे, और अब तक का सहभागी लोकतंत्र भारत और इंडिया का विभाजन करता रहा है। हमें इस भयावह कदम को रोकना होगा, हमें भारत और इंडिया के विभाजन को रोकना होगा। हमें भारत के लोकतंत्र को स्वदेशी पर अवलंबित करना होगा, जिसमें हमें अपने लोकतंत्र को संस्कृति निष्ठ बनाना पड़ेगा, मानववाद पर अवलंबित करना पड़ेगा, एकात्म मानववाद पर अवलंबित करना पड़ेगा, जिसमें मनुष्य की गरिमा को स्थापित करने के लिए, मनुष्य को समझने के लिए मनुष्य का अनुसंधान करना पड़ेगा, और उसका अनुसंधान स्वदेशी के दर्शन में होता है। हम युद्ध करते हैं तो युद्ध सबसे पहले मस्तिष्क में होता है, मस्तिष्क की तार्किक परिणति ही युद्ध में होती है। उसी प्रकार अगर एक मनुष्य का, एक व्यक्ति का, एक मानव का मन का परिष्कार नहीं होगा तब तक लोकतंत्र का भी परिष्कार नहीं होगा। हम गंगा के प्रदूषण को प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों से दूर कर सकते हैं, नदियों का हम संरक्षण कर सकते हैं, लेकिन वो भी आधा अधूरा ही है। हम लोकतंत्र का संवर्धन और संरक्षण, पक्षपोषण स्वदेशी के आधार पर ही कर सकते हैं। हम लोकतंत्र को गतिशील तभी बना सकते हैं जब हमें राम की मर्यादा समझ में आ जाएगी। लेकिन अब तक का लोकतंत्र और उसके मूल्य ऐसे रहे हैं कि राम की भारतीयता ही नहीं स्थापित हुई और हम उन्हें विश्व नागरिक बनाने चल देते हैं। इस प्रकार
हम पहले मन का परिष्कार करेंगे, मन का सांस्कृतिक करेंगे, मन का अपदूषण दूर करेंगे, और मन का अपदूषण दूर होगा एकात्मकता से। मनुष्य केवल मतदाता नहीं है, व्यक्ति केवल मतदाता नहीं है, वह मनुष्य है। उसका घर बढ़िया होगा। घर से ही एक शिशु की पाठशाला उसका परिवार है, वो ममता का मनोरम मंदिर है। अगर वह मंदिर संस्कृति से ओतप्रोत होगा, सांस्कृतिक अधिष्ठान की ओर होगा, उसमें सांस्कृतिक तत्व होंगे, उसमें धार्मिक तत्व होंगे, तभी हम भारत का और उसके लोकतंत्र का परिष्कार कर सकते हैं। हमें अपने लोकतंत्र के परिष्कार करने के लिए लोहिया को स्मरण करना पड़ेगा। लोहिया ने राजनीति और संस्कृति के संबंध को गहरे रूप से समझने का प्रयास किया था। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि धर्म दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति अल्पकालिक धर्म है, और यह मन के परिष्कार का दर्शन है। वो अपने को समाजवादी कहते रहे, लेकिन वो राम की मर्यादा स्थापित करने का सबसे उद्वेलित होते थे। रामायण मेले का आयोजन करते थे। उन्हें भली भांति ज्ञात था कि हमारा जब जब लोकतंत्र उच्छृंखल होगा, लोकतंत्र अमर्यादित होगा, लोकतंत्र आचरण विहीन होगा, लोकतंत्र विकृतियों से भर जाएगा, तो उसका समाधान केवल सांस्कृतिक मूल्यों में ही होगा। संस्कृति ही ऐसे लोकतंत्र का संरक्षण करने में सफल हो पाएगी। स्वदेशी आत्मिक शक्ति है, स्वदेशी स्वावलंबन की शक्ति है, स्वदेशी आत्मा का प्रज्वलन है। हम आत्मदीप्त करते हैं, आत्म प्रकाशवान होते हैं। जैसा कि बुद्ध ने कहा, आत्मदीपो भव। जब हम प्राणवान होते हैं, जब हम अपने आसपास देखते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, जब हम अपने जीवन को व्यक्तिवादी दृष्टि से नहीं देखते हैं, समष्टिवादी दृष्टि से देखते हैं, एकात्मवादी दृष्टि से देखते हैं, अपरिग्रह करते हैं, भारतीयता का अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं, तब हम स्वदेशी को एक आयाम देते हैं, एक नया आयाम देते हैं। स्वदेशी हर युग में अपने अनुसार अपने कृत्यों का संचालन करती है। यह आदि सनातन है, यह निरंतर है, यह कभी अल्पकालिक नहीं है, यह दीर्घकालिक रणनीति है। और इसीलिए राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेकड़ी ने राष्ट्रीय जागरण के लिए स्वदेशी जागरण मंच की प्रतिस्थापना की, स्वदेशी की प्रतिस्थापना की, और उसके आंदोलन को निरंतरता दी। और इस निरंतरता को जीवंतता प्रदान करने के लिए, सहभागिता को और समृद्ध करने के लिए, लोकतंत्र को और समृद्ध करने के लिए स्वदेशी जागरण मंच अपनी सकारात्मक भूमिका का निरंतर निर्वहन कर रहा है। स्वदेशी जागरण मंच के सदप्रयास से अभी हाल ही में आरसेप का समझौता निष्फल हुआ है और भारत सरकार ने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया। उसकी अस्वीकृति में भारतीयता की जीत है, भारतीयता की सफलता है। इसके साथ साथ भूमि अधिग्रहण के कानून, भूमि अधिग्रहण की विधियों का निर्माण औपनिवेशिक काल में 1894 में हुआ। फिर 2013 में भूमि अधिग्रहण 1894 अधिनियम में अनेक संशोधन किए गए और सहभागी लोकतंत्र का प्रत्यक्ष स्वरूप जन दबाव, जन संघर्ष, स्वदेशी की आत्मा का प्रकटीकरण दिखाई देता है जब हम स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत होकर इतना वैचारिक उद्घोष कर देते हैं कि सरकार विबाध्य हो जाती है। वह संसद
पहली बार सहभागिता की संसद दिखाई देती है। लोकसभा दर्पण है और उस दर्पण में सहभागिता का प्रथमतः प्रतिबिंब दिखाई दिया और भूमि अधिग्रहण संबंधी विधियों में इस प्रकार के अनेक परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए, जिसमें किसान, वनवासियों के जल जमीन और जंगल का संरक्षण होता हुआ दिखाई देता है। यह सहभागी लोकतंत्र की एक सकारात्मक सफलता है। इसी प्रकार अभी अभी भारत सरकार के द्वारा उद्घोषणा हुई है आवश्यक वस्तु एवं सेवा अधिनियम 1965 का जो संशोधन हुआ है। 1965 के आवश्यक वस्तु एवं सेवा अधिनियम में हमारा किसान उत्पादक था, लेकिन व्यापारी नहीं था, वो वाणिज्य नहीं कर सकता था। आवश्यक सेवा अधिनियम 1955 यह प्रस्तावित करता था कि आप अपने निकट तक मार्केट तक अपने उत्पाद को ले जाएंगे और ले जाने के बाद जो पंजीकृत आढ़तिया होगा उसी को अपने सामान का विक्रय करेंगे। मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूँ। एक ऐतिहासिक कदम है और मुझे कहने में संकोच नहीं होता है कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण, उदारीकरण कर दिए हैं, लेकिन भारत में आर्थिक उदारीकरण आंतरिक स्तर पर नहीं था। उत्तर प्रदेश का किसान बिहार में अपनी फसलों को नहीं बेच सकता था। अपने आलू को उत्तर प्रदेश का किसान तमिलनाडु नहीं ले जाके व्यापार नहीं कर सकता था। यह 1955 के अधिनियम की विकृतियां थी, बाधाएं थी और उन बाधाओं को वर्तमान सरकार ने बाधित करने की उद्घोषणा की है और यह मील का पत्थर है, ऐतिहासिक निर्णय है और यह सहभागी लोकतंत्र की सफलता का संकेत है, जिसमें जन दबाव, भारत के इस घनघोर महामारी के संकट में भी भारतीयता याद है, स्वदेशी का स्मरण है। भारत सरकार के सत्ता के अधिष्ठान में बैठे हुए लोग स्वदेशी के संकल्प को विस्मृत नहीं किए हैं। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि भारत के किसान अपने उत्पाद को जहां चाहें ले जाके उत्तर प्रदेश से पंजाब में पटियाला में और पटियाला से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आकर अपने वस्तुओं का विक्रय कर सकते हैं। इस ऐतिहासिक सफलता का जो मूल मंत्र है वह भी स्वदेशी से निकलता है। इसी प्रकार APMC एक्ट में संशोधन करने का संकल्प भारत सरकार का है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइस एंड क्वालिटी इंश्योरेंस एक्ट में परिवर्तन करने का प्रस्ताव भारत सरकार ने वादा किया है। भारत की जनता से संकल्प किया है कि हम इस समस्त ऐसे अधिनियमों में परिवर्तन करेंगे, इन अधिनियमों को परिवर्तित करेंगे, बदलेंगे, जिससे किसान की फसल जब तैयार हो, जब बीज धरती के सीने में डाले जाएंगे, उसी समय कृषकों की कीमत का निर्धारण हो जाएगा। यह एक ऐतिहासिक कदम है। यह सहभागी लोकतंत्र की दिशा में बढ़ता चरण है और इस चरण के साथ साथ वह स्वदेशी की अवधारणा है। अगर स्वदेशी की अवधारणा जब जब सुप्त होती है, जब जब कमजोर पड़ती है, तब तक हमारी सरकारें नीति निर्माण में और निर्णय निर्माण में सक्षम प्रतीत दिखाई नहीं देती हैं। इसलिए हम स्वदेशी को स्वावलंबन की ओर ले चलने के लिए, भारत की आत्मनिर्भरता के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए सहभागी लोकतंत्र के बिना और सहभागी लोकतंत्र बिना स्वदेशी के बिना स्वदेशी की परिकल्पना के, बिना स्वदेशी की अधिरचना के, बिना स्वदेशी की भाव शक्ति को जागृत करके हम परिपूर्ति उसकी नहीं कर सकते, उसको पूरा नहीं कर सकते। इतिहास के आईने में देखें, इतिहास में इसका सहभागिता का विश्लेषण करें तो भारत में औपनिवेशिक कालखंड के प्रतिस्थापना के प्रथम कालखंड में जब ईस्ट इंडिया कंपनी प्रतिस्थापित होती है, रेगुलेटिंग एक्ट बना करके भारत के शासन को अपने हाथ में ले लेती है, उस कालखंड तक और उसके बाद तक भारत में
जो हस्तशिल्प था, विशेष रूप से ढाका का मलमल उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग विश्व का मानक था। क्या वो किसी बड़े उद्योग का प्रतिफल था? किसी बड़े उद्योग का प्रतिफल नहीं था, वह कुटीर उद्योग का प्रतिफल था। कुटीर उद्योग से निर्मित मखमल विश्व की बाजार का मानक था और उसे तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने अनेक शत प्रयास किए और अंततः हमें तोड़ने का प्रयास किया और मैनचेस्टर को खड़ा किया। यह किसी बड़े उद्योग का प्रतिफल नहीं था, वो कुटीर उद्योग का, ग्राम केंद्रित उद्योगों का प्रतिफल था और वह स्वदेशी की अवधारणा थी। और स्वदेशी की अवधारणा में सहभागिता, समन्वय, सामंजस्य की अवधारणा का प्रतिफल था। बिना समन्वय, सामंजस्य और सहयोग के हम सहभागी लोकतंत्र को और भारत के लोकतंत्र को, जैसा पंडित दीनदयाल और राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत का स्वप्न था, उसको हम उस सपने को साकार नहीं कर सकते। सपने को साकार करने के लिए हमें विचारण करना पड़ेगा। विचारण की आवश्यकता है। लोकतंत्र में सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए स्वदेशी के मात्रा और अनुपात को बढ़ाना पड़ेगा। आज हमारा लोकतंत्र चुनावी लोकतंत्र पैसे पर अवलंबित हो गया है। प्रत्येक राजनीतिक दल अपने संभावित प्रत्याशियों से पूछता है, और चुनावों का खर्च देख लीजिए। कोई व्यक्ति यह साहस नहीं कर सकता, साधारण व्यक्ति, कि वह लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन के लिए अपने प्रत्याशिता को सुनिश्चित कर सके, क्योंकि एक लंबी चौड़ी धनराशि इसमें खर्च होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने लोकतंत्र का भारतीकरण नहीं किया, उसका सांस्कृतिककरण नहीं किया, उसका लगातार क्षरण किया है। तो उस लोकतंत्र को क्षरण से उबारने के लिए, क्षरण से निकालने के लिए, उसे नवजीवन प्रदान करने के लिए, उसे नवनीत देने के लिए हमें स्वदेशी का अवलंबन लेना पड़ेगा। स्वदेशी है आत्मशक्ति। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। स्वदेशी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक स्वदेशी प्रेमी तैयार होगा। स्वदेशी केवल राजनीतिक दर्शन और आर्थिक दर्शन नहीं है। जैसे एक किसान अपने खेत में काम करता है, मतदान करने जाता है तो वो आर्थिक व्यक्ति हो जाता है, और मतदान करता है, किसानों में खेत में काम करता है तो आर्थिक, और मतदान करने जाता है तो राजनीतिक। स्वदेशी पर विमर्श करता है तो प्रशासनिक नीतियों का भाग होता है, तो वो क्या होता है? राजनीतिक होता है। तो इस दोनों में द्वैध को मिटाना भी स्वदेशी है। बोहरा समिति की रिपोर्ट भारत सरकार के पास है। दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट भारत सरकार के पास है। उस रिपोर्ट में कहा गया कि चुनावी खर्च को हमें सरकारी खर्च में सम्मिलित करना पड़ेगा, तब हमारे लोकतंत्र को दिशा और दशा मिलेगी। मुझे याद आता है लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी का वक्तव्य। आपने कहा था कि भारत में प्रशासनिक भ्रष्टाचार की जड़ें राजनीतिक भ्रष्टाचार में, और राजनीतिक भ्रष्टाचार की जड़ें चुनावी भ्रष्टाचार में निहित हैं। और जब तक चुनावी भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, अर्थात चुनाव का खर्च सरकारें वहन नहीं करेंगे, तब तक हम लोकतंत्र से भ्रष्टाचार की मिटने की परिकल्पना नहीं कर सकते। स्वदेशी को उस ओर भी विचारण करना होगा। लोकतंत्र की विकृति का एक बड़ा स्वरूप देखने को मिला है कि हम नोटा का प्रयोग करते हैं। सरकार ने उसे मान्यता दी, भारतीय चुनाव आयोग ने उसे मान्यता दी। बहुत से मित्र कहते हैं कि नोटा का प्रयोग और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षण है। स्वदेशी जागरण मंच, खास करके स्वदेशी जागरण मंच का पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूरा स्वदेशी जागरण मंच नोटा का वैचारिक प्रतिरोध करता है।
एक बहुत सहज बात है कि हम प्रत्याशी से असंतुष्ट हैं, हम पार्टियों से असंतुष्ट हैं, पार्टियों के घोषणा पत्र से असंतुष्ट हैं, पार्टियों के अर्थनीति से असंतुष्ट हैं। असंतुष्टि का आधार क्या है कि हम नोटा पर बटन दबाएं, नोटा का बटन दबाएं और मतदान के अधिकार को संकुचित कर दें। मतदान लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है और वह शक्ति अगर स्वदेशी अनुप्रेरित नहीं होगी, स्वदेशी से प्रेरित नहीं होगी, वह मतदाता स्वदेशी का मन नहीं होगा, तब तक हम इसी तरह के नोटा की तलाश करते रहेंगे। जब स्वदेशी होगा, राजनीतिक परिष्कार होगा, राजनीतिक स्वावलंबन होगा, स्वदेशी मन होगा, स्वदेशी दर्शन होगा, तो राजनीतिक दलों को विबाध्य होकर ऐसी प्रत्याशिता सुनिश्चित करनी पड़ेगी जो देश हित में हो, जो राष्ट्र का संरक्षण और राष्ट्र का संवर्धन कर सकें। ऐसे प्रत्याशियों का चयन होगा, तब हमें नोटा की भी आवश्यकता नहीं होगी। इसी के साथ दो तीन बातें महत्वपूर्ण है सहभागी लोकतंत्र में। कभी एक पाश्चात्य दार्शनिक ने, जो राजनीतिक दार्शनिक है, उसने कहा था प्रकृति की ओर लौट चलो। जीन जैक्स रूसो एक दार्शनिक था जिसमें माना जाता है कि उसमें लोकतंत्र की पहली किरण फूटी थी। उसने कहा प्रकृति की ओर लौट चलो। फिर स्वतंत्रता के कालखंड में, प्रारंभिक कालखंड में, महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपना स्लोगन नारा दिया, वेदों की ओर लौट चलो। कुछ और काल के बाद स्वतंत्रता के कालखंड में बदरुद्दीन तैयब जी ने विशेष रूप से अल्पसंख्यक मतदाताओं के लिए, अल्पसंख्यक भारत के नागरिकों के लिए कहा था, कांग्रेस की ओर लौट चलो। और आज स्वदेशी जागरण मंच के इस पहल के स्वदेशी चौपाल के माध्यम से मैं स्वदेशी जागरण मंच की ओर से एक नवीन संकल्प और स्लोगन की बात करता हूँ, उठाता हूँ, संस्कृति की ओर लौट चलो। कोरोना जैसी महामारी सांस्कृतिक क्षरण की देन है, हमारे आचार विहार आचरण की विकृतियों का प्रतिफल है। इसलिए हमारा नया स्लोगन है, स्वदेशी जागरण मंच का स्लोगन है, संस्कृति की ओर लौट चलो। बिना सांस्कृतिक अधिष्ठान के, बिना संस्कृति के मूल्यों के संरक्षण से, बिना संस्कृति की अभिप्रेरणा से, बिना सांस्कृतिक मूल्यों की अभिप्रेरणा शक्ति से, उसका आचरण और अनुकरण करने से, किसी देश की आर्थिक मदद से, चाहे हमने देख लिया है उदाहरण, रूस की मदद से हम आगे नहीं बढ़ पाए, इसी प्रकार हम अमेरिका की मदद से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। किसी भी देश की मदद से कोई देश स्वावलंबी और आत्मनिर्भर। आज अमेरिका दुनिया की आर्थिक महाशक्ति है, सामरिक महाशक्ति है, राजनीतिक महाशक्ति है, लोकतंत्र का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन वह भी इस महामारी के संकट में भारत की ओर टकटकी लगा के देख रहा है। वह टकटकी किस लिए है? केवल लोकतंत्र की सफलता की दृष्टि है? वह सांस्कृतिक दृष्टि है। अमेरिका हमारी ओर देखता है, हमारी ओर निहारता है, हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता है, तो उस दृष्टि सांस्कृतिक दृष्टि होती है। भारत की सभ्यता, संस्कृति के प्रति लगाव और अनुराग होता है। आज विश्व में हर जगह संस्कृति, योग की मान्यता मिल रही है। इस्कॉन का जो इतना प्रसार यूरोप में हो रहा है, वह आपकी सांस्कृतिक विजय है। तो सहभागी लोकतंत्र और स्वदेशी मित्रों एक दूसरे के पूरक हैं। हम सहभागी लोकतंत्र तभी बन सकते हैं जब हम संस्कृति की ओर देखेंगे, संस्कृति से प्रेरणा लेंगे, संस्कृति से दीक्षा लेंगे, संस्कृति से शिक्षा लेंगे और उसको अंगीकार करके जीवन मूल्यों में, आचरण में उसे हम उतारेंगे। तभी हम सहभागी लोकतंत्र को और स्वदेशी को और भारत के संविधान को, भारत की जीवन पद्धति को जीवंत बना सकते हैं। मैं अंत में
स्वदेशी जागरण मंच पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस चैनल को विशेष आभार प्रकट करता हूं और श्रीमान अजय जी जो क्षेत्रीय विचार प्रमुख हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, उनका विशेष अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक अपने बहुत साधारण कार्यकर्ता पर विश्वास व्यक्त किया। उस विश्वास को मैं नमन करता हूं, अपना विनम्र प्रणाम निवेदित करता हूं और मैं पुनः कहता हूं कि अब हमें आवश्यकता है संस्कृति की ओर लौट चलने का, अपने जीवन शैली का अनुकरण करने का, अपनी चिकित्सा पद्धति का अनुकरण करने का। आर्थिक स्वावलंबन का रास्ता भारत की गाँव की ओर से जाता है, गाँव को आत्मनिर्भर बनाने का, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का, लोकतंत्र की विकृतियों से लड़ने का और स्वदेशी के भाव के जागरण को, उस भाव को जन जन तक पहुँचाना है और जन जन तक पहुँचाना केवल औपचारिकता के रूप में नहीं। हम स्वदेशी के कार्यकर्ता, हम स्वदेशी के स्वयंसेवक एक व्यक्ति को अगर ठान लें कि एक व्यक्ति को भी का हम सांस्कृतिककरण कर सकें, उसकी आत्मा में स्वदेशी का आरोपण कर सकें, तो हमारी सबसे बड़ी विजय होगी, सबसे बड़ी सफलता होगी, हमारा लोकतंत्र और सहभागी होगा। वर्तमान में मतदान का बढ़ता हुआ प्रतिशत, एक दल की एकजुटता की सरकार और सरकार के उठाए गए कदम केवल इसलिए नहीं वो कदम महत्वपूर्ण हैं कि वह किसी विशेष नेता की योग्यता का प्रतिफल है। उस विशेष नेता में भी योग्यता तभी आती है जब वह स्वदेशी की भावना, स्वदेशी की संकल्पना, सांस्कृतिक अधिष्ठान में विश्वास करके अपने कदम को आगे बढ़ाता है, तो उसके पदचाप सुनाई देते लगते हैं। और उसी का एक अभी 11 मई व्यतीत हुई है। 11 मई को भारत का स्वाभिमान अटल हुआ था क्योंकि वह परमाणु बम भी स्वदेशी था और उस स्वदेशी से ही हम स्वावलंबन को हम सामरिक स्वावलंबन को प्राप्त कर किए हैं। और यह सामरिक स्वावलंबन, आर्थिक स्वावलंबन, राजनीतिक स्वावलंबन, विकेंद्रित स्वावलंबन स्वदेशी की अवधारणा से ही आएगा। और एक बार मैं स्लोगन को पुनः आवृत्ति करूंगा। आप सबको मेरा विनम्र प्रणाम। स्वदेशी जागरण मंच के इस चैनल को विशेष आभार। श्रीमान अजय जी को विशेष आभार कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे अदने कार्यकर्ता पर विश्वास करके आज मुझे विचार प्रकट करने का अवसर दिया। जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी। हम पुनः संस्कृति की ओर लौट चलें। जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी।